आज पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं आज इस महारैली में, जन आक्रोश रैली में आए हुए समस्त क्रांतिकारी साथियों का मैं हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। साथियों, आज के इस मौके पर मैं हमारे समाज के महापुरुषों को नमन करता हूं और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष पेश करता हूं। साथियों, आज हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में एकजुट होने की क्यों आवश्यकता हुई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे रूप नारायण एक्का ने बताया, अगर समस्याएं तुम्हारी है तो समाधान तुम्ही को करना होगा। और हम सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए आज हम लोग जसपुर की इस भूमि पर, जसपुर की इस रोड पर हम लोग बैठे हैं। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और उसके जो अपशूट विंग है, उसके माध्यम से आज पूरे देश भर में जन आक्रोश रैली कर रहा है। इसमें सबसे पहला मुद्दा क्या है, तो हमारे रूप नारायण एक्का ने बताया, ईवीएम हटाने के लिए, बैलेट पेपर लाने के लिए। हम लोग चुनाव के विरोध में नहीं हैं, चुनाव होना चाहिए, लेकिन ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। और उस बैलेट पेपर का मांग करने के लिए हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके वो मांगे सरकार के पास में रख रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा कभी भी असंवैधानिक काम नहीं करता है। जब भी कार्यक्रम करता है, संवैधानिक दायरे में रह करके काम करता है। और हम सभी लोग संवैधानिक दायरे में रह करके काम करने वाले लोग यहां पर इकट्ठे हुए। आज 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज के डेट पे 2025 तक, इन सालों को अगर हम लोग देखेंगे तो 1982 तक हमारे समाज के लोग चुन करके सांसद बनते थे, विधायक बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन 1982 के बाद में जब हमारे देश में ईवीएम आया, हमारे लोग चुन करके आना बंद हो गए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे समाज में माननीय कांशीराम जैसे लोग आते हैं और उनके द्वारा हमारे समाज को जगाया जाता है। और कांशीराम कहा करते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जब ऐसा नारा उत्तर प्रदेश में लगा रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि बहुजन समाज के लोग अब शासन में आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। तब वहां पर कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ईवीएम को लाया गया। और जब ईवीएम को हमारे भारत में लाया गया तो हमारे समाज के लोग वोट डालने तक नहीं जानते, ईवीएम मशीन होता क्या है यह भी नहीं जानते। साथियों, इस अवसर पे कांग्रेस के द्वारा वामन मेश्राम साहब बताते हैं कि 2 बार उन्होंने घोटाला किया। कितने बार? 2 बार घोटाला किया। और घोटाला से उन्होंने 2 बार सरकार बनाया, केंद्र की सरकार बनाया। जब घोटाले से 2 बार सरकार बनाया तो बीजेपी का एक जो विधायक है, सांसद था, वो वहां पर देखते हैं कि यानी कांग्रेस के लोग ईवीएम से घोटाला करके सरकार बना रहे। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि कांग्रेस के लोग घोटाला कर रहे हैं।
ये बीजेपी के लोग उस समय विरोध करते थे ईवीएम का, और उन्होंने कहा ईवीएम से घोटाला करके लोग सरकार बना रहे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। जब ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के पास में दिया गया, तब वहां पर कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया, समझौता किया, और समझौता के तहत उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। और जब बीजेपी को मौका दिया तो बीजेपी के लोग भी ईवीएम में घोटाला करके 2 बार सरकार बना। जब ये लोग घोटाला करके सरकार बना रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी का समस्याओं का समाधान होगा? हम लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है साथियों। इसी को जानते थे, इसलिए कांशीराम ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और वो उस वोट के खिलाफ, उस ईवीएम के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। आज 2025 में हम लोग पुनः बैलेट पेपर पर हम लोग लौटना चाहते हैं, और बैलेट पेपर के माध्यम से हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। साथियों, आज का जो दूसरा मुद्दा है पिछड़ा वर्ग का, 1931 से लेकर के आज 2025 तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, और जब जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो ओबीसी को कितना देना है ये पता ही नहीं चला, और जब पता ही नहीं चला तो ओबीसी समाज के लोगों को वहां पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। ना नौकरी में आरक्षण मिला, ना सांसद विधायक में आरक्षण मिला, ना और कहीं भी उनको मौका मिला। इसको हम लोगों के देहाती भाषा में बोलते हैं हमारे समाज के लोग, ना घरे गिनती ना गोठाने गिनती, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही हमारे ओबीसी समाज को ना घरे गिनती ना गोठाने गिनती, ये दोनों जगह से वंचित कर दिया। इसी के कारण ओबीसी समाज को हक और अधिकार नहीं मिला। अभी वर्तमान समय में जो सरकारें हैं वो क्या कहती हैं? देखो, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को 32% मिल रहा है। कितना परसेंट? 32% मिल रहा है, ओबीसी को नहीं मिल रहा। तुम्हारा सारा अधिकार कौन खा रहा है? आदिवासी लोग खा रहा है। और हमारे ओबीसी भाइयों को आदिवासियों के तरफ इशारा किया जाता है। आदिवासी लोग सरकार के साथ में नहीं लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? आदिवासी के साथ में लड़ते हैं। मैं जानकारी हो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारा जो आदिवासी है उसकी संख्या है छत्तीसगढ़ में 32। कितना? 32। शेड्यूल कास्ट की संख्या है 16%। कितना परसेंट? 16%। 16 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 48। टोटल कितना हुआ? 48। बचा कितना? 52। 52 में तत्सम ऊंची जाति के लोगों को अगर हम लोग निकालेंगे, उन तत्सम ऊंची जाति के लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में है 1.2%। कितना? 1.2%। अगर 1.2 को भी हम लोग निकाल दें तो कितना बचेगा? 50.8। कितना? 50.8। जिनकी संख्या 50.8 है उसकी आजकल जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी नहीं मिला। और हमारे ओबीसी समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया, इसलिए उनको भी नहीं मिला। आवाज उठाना चाहिए लेकिन नहीं उठाया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ओबीसी सोता हुआ शेर है, जगाने की देर है। एक बार बोलेंगे, ओबीसी सोता हुआ शेर है, जगाने की देर है। बहुजन समाज जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। आज हमारे समाज को सही नेतृत्व देने की आवश्यकता है साथियों। इसीलिए पूरे देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी संघर्ष में जुटा हुआ है। मैं आप लोगों को
कहना और बताना चाहता हूं, आज के इस मौके पर तीसरे बिंदु के रूप में संगठन ने विषय निर्धारित किया, आदिवासियों के ऊपर में हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरोध में। तीसरा मुद्दा, ये जो तीसरा मुद्दा आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, हमारे आदिवासियों की जो जातियां हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां हैं। कितने? 42 जनजातियां। इन सभी 42 जनजातियों को अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हम लोग यहां पर 32% होते हैं। कितनी जनजातियों को? 42 जनजातियों को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हम लोग 32% होते हैं। मान लिया जाए उरांव अलग चला गया, कंवर अलग चला गया, गोंड अलग चला गया, बिझवार अलग चला गया, माझी अलग चला गया, मुंडा अलग चला गया, सारे लोग अलग अलग जाएंगे तो हम लोगों का यूनिटी बनेगा? जब यूनिटी ही नहीं बनेगा तो अधिकार कहां से मांगेंगे? एकता कहां से होगी? इस बात को हम लोगों के समाज को जानना और समझना होगा। आज हम लोग धार्मिक रूप से बटे हुए हैं, सामाजिक रूप से बटे हुए हैं, जाति व्यवस्था से बटे हुए हैं, और ये जो यानी बटे होने का जो विडंबना है, उसी के चलते हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे मूल निवासियों की कोई जाति नहीं है, हमारे मूल निवासियों की कोई जाति नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूं। मान लिया जाए मैं बकरी को यहां पर लेके आया, लेटरिंग करा दिया, पूछूंगा किसका लेटरिंग है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बकरी का है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मान लिया जाए मैं किसी गाय को यहां पर लेके आया और लेटरिंग करा दिया, उसके बाद में पूछूंगा किसका लेटरिंग है, तो आप लोग क्या बोलोगे? गाय का है बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मान लिया जाए किसी बच्चे को मैं यहां पर ला करके लेटरिंग करा दिया, मैं पूछूंगा किसने लेटरिंग किया, तो आप लोग बता पाओगे कि वहां पर कंवर ने लेटरिंग किया, कि उरांव ने लेटरिंग किया, कि गोंड ने लेटरिंग किया? बता पाओगे? इसका मतलब ये है कि हमारे मूल निवासी समाज का कोई भी जाति नहीं है। ये जो जानवरों की जाति है, जानवरों की जाति को आदमी के ऊपर में लगा दिया और हमारे समाज को तोड़ दिया। आज भारत मुक्ति मोर्चा पूरे देश में नेतृत्व कर रहा है और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा है। 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने डीएनए रिपोर्ट इजाद किया और उन्होंने बताया कि चाहे आप कंवर हो, उरांव हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सबका डीएनए मिलता है। इसका मतलब उनका डीएनए एक है। जब एक डीएनए है, इसका मतलब एक पुरखा है, एक बाप है, और हम सभी लोग एक पुरखे की संतान हैं। जब एक पुरखे की संतान है तो अलग अलग क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? एकजुट होना होगा कि नहीं होना होगा? इसी को बिरसा मुंडा बोले, आए मेरे आदिवासियों, आए मेरे आदिवासियों, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम सभी लोग मिल करके दुश्मनों से लड़ना। आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है और आप लोग जागेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं साथी। मैं आज इस मौके पर आप लोगों को एकजुट होने के लिए आह्वान करता हूं। बोल 85, बोल 85। साथियों, आज हमारे SC ST OBC के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग धर्मों को मानते हैं, और संविधान हम लोगों को संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर आप लोग आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 25 भारतीय संविधान बोलता है। लेकिन जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वे लोग SC ST OBC से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? तुम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर में
299 लगा करके आप लोगों को धर्म परिवर्तन के विरोध में जेल में डालने का काम कर रहा है। संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, लेकिन जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग असंवैधानिक तरीके से हम लोगों के ऊपर में FIR करते हैं और हम लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को जगाना होगा। जगाने के लिए कार्यक्रम लगाया जाता है साथियों। यहाँ पर नाच गाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर जगाने के लिए कार्यक्रम लगाया जाता है। और जो जगे हुए लोग हैं, उन लोग अपनी बुलंद आवाज में अपनी मांगों को सरकार के पास में रखते हैं। और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अपने समाज के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हुए हैं और यहाँ पर इस मंच तक पहुंचे हैं। आप जैसे समाज के जागरूक और क्रांतिकारी लोगों की वजह से देश में परिवर्तन हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, इतिहास गवाह है कि आदिवासी लोगों ने 1250 लड़ाई लड़े और 1250 लड़ाई लड़ने के बाद भी न कभी झुके न कभी रुके। आज ये मनुवादी सोचते हैं कि लोग झुक जाएंगे। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग झुकने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग तो ये तैयार हैं? साथियों, इसी जज्बे के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, अभी वर्तमान समय में OBC का एक व्यक्ति है, उसका नाम है संत कुमार सिंह यादव। जब संत कुमार सिंह यादव अपने समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे थे, संत कुमार यादव जाति से, और प्रचार कर रहे थे धर्म का। किसका? धर्म का। अपने धर्म का बोल के वो प्रचार कर रहे थे, हिंदू धर्म का कथा वाचन कर रहे थे। इसको ब्राह्मणों ने पकड़ा। किसने पकड़ा? ब्राह्मणों ने पकड़ा और उसका मुंडन कराया। क्या कराया? मुंडन कराया। उसको झापड़ मार दिए। उसके बाद में उसके ऊपर में पेशाब किए, पेशाब पानी से उसको क्या कर दिए? शुद्धिकरण किए। अरे भाई, वो तो हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहा था कि नहीं कर रहा है? वो भी अपने आप को बोल रहा है कि मैं भी हिंदू हूं और हिंदू धर्म का ही प्रचार कर रहा, कथा वाचन कर रहा। लेकिन उसको देखिए कैसे कर रहे हैं। उसका मुंडन करा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उसके ऊपर में पेशाब पानी छिड़क रहे हैं, उसके ऊपर में डाल रहे हैं। साथियों, अपने ही धर्म के लोगों का वे लोग कैसा अपमान कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में हमारे यादव यानी OBC जाति को लोग क्या मानते हैं? नीच मानते हैं, शूद्र मानते हैं। और शूद्र व्यक्ति को कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोल करके उसको क्या कर रहे हैं? प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरा घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। अभी हमारे समाज के एक IPS अधिकारी थे, उसके साथ में जातिगत दुर्भावना किया गया। पूरन हमारे पुलिस अधिकारी थे, उसके ऊपर में ये घटनाएं सामने आई साथियों। वो आत्महत्या कर लिया। आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे चाहे OBC हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, सारे लोगों के ऊपर में अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों को आदिवासियों के संबंध में उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान में वहां पर हमारा एक आदिवासी बालक था, वो घड़े से पानी पी लिया तो वहां का जो हेडमास्टर है वो बच्चा को मारते मारते मरवा दिया। आदिवासी था और वो जो हेडमास्टर था वो ब्राह्मण था। आदिवासी बोल करके उसको क्या कर दिया? मार मार के मरवा दिया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी था, उसके ऊपर में ब्राह्मण जाकर के पेशाब कर दिया मुंह में। कौन पेशाब कर दिया? ब्राह्मण। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे OBC हो, अन्याय करने वाला केवल एक जाति का है। उनकी संख्या 3.5% है। अगर हम लोग मंच से बोल देते हैं
कि इन्होंने ऐसा किया, तो हम लोगों को क्या बोलते हैं? जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। कार्यक्रम उन लोग कर रहे हैं और दोष किसको लगा रहे हैं? हम लोगों को लगा रहे हैं। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना और बताना चाहता हूं कि जब तक हम लोग अलग अलग बंटे रहेंगे, तब तक इसी प्रकार अन्याय और अत्याचार हम लोगों के ऊपर में होता रहे। इसी अन्याय और अत्याचार से हम लोगों को लड़ना है साथियों, और लड़ने के लिए हम लोगों को संगठित होना होगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और उन्होंने 2030 का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ के लोग उससे एडवांस चल रहे हैं। उससे क्या चल रहे हैं? एडवांस चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बोर्ड है 2028 में परिवर्तन करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग परिवर्तन करना चाहते हैं? 2028 में करना चाहते हैं? नहीं करेंगे इधर कि करेंगे? चलिए हाथ उठा के बोलेंगे 2028 में परिवर्तन करना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों का जोश और जुनून को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सचमुच में परिवर्तन करना चाहते हो। साथियों, आज के इस मौके पर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। समाप्त करने से पहले एक मुद्दा और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे बीच में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कालेरदान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। मैं इस संबंध में भी अपनी बातों को थोड़ा सा रखना चाहूंगा। हमारे जसपुर में कई जगह पर हमारे क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है, और क्रिश्चियनों को टारगेट करने के लिए हर गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में, जहां जहां प्रार्थनाएं होती हैं, जहां जहां विनती होता है, जहां जहां रोजरी होता है, जहां जहां पारिवारिक सभा होती है, ऐसे जगह को टारगेट किया जा रहा है, गिनती किया जा रहा है। और जो लोग संगठित नहीं हैं, ऐसे चर्च को टारगेट बनाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? अभी आप लोगों के समाज में, मैं पत्थलगांव में रहता हूं। पत्थलगांव में वहां का एक व्यक्ति मेरे को बताया कि एक व्यक्ति आया था, उसके बाद में वो चर्च का फोटो खींचा, कितने लोग जुटे हैं, कौन सा चर्च है, उसका फोटो खींचा, ऐसा वो बताया। तो उनसे पूछा गया कि आप ये फोटो क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे जिले में इसका जानकारी जमा होगा। अरे ये तो हमारी धार्मिक आस्था का विषय है, मन का, हृदय का विषय है, लेकिन ये फोटो क्यों? साथियों, ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, क्यों बनाया जा रहा है? ताकि आपके ऊपर में साजिश किया जा सके, आपको प्रताड़ित किया जा सके। रायगढ़ में आप लोग जाएंगे तो रायगढ़ में चर्च को गिरा दिया गया, बिलासपुर में जाएंगे तो वहां पर चर्च को गिरा दिया, रायपुर में जाएंगे तो वहां पर चर्च को गिरा दिया, बस्तर में जाएंगे तो वहां पर वहां के लोगों के ऊपर में भी अन्याय हो रहा है। बस्तर के जगदलपुर में आप जाएंगे तो वहां पर दफनाने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियन है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यानी हर जगह इनके ऊपर में षड्यंत्र चल रहा है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूं। जब मैं झारखंड गया, झारखंड के सिलागाई में गया, तो वहां पर वीर बुद्धू भगत, जो कि आदिवासी उरांव है, वो 1832 में आंदोलन कर रहे थे। जब वो अंग्रेजों के खिलाफ में, सामंतवादियों के खिलाफ में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज लोग बोलते हैं ये जो वीर बुद्धू भगत है बड़ा चालाक आदमी है, बड़ा होशियार आदमी है, ये किसी को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देता है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पकड़ेंगे?
तो वे लोग यानी जो अंग्रेज लोग थे, सामंतवादी लोग थे, उन लोग गांव के बाहर में, गांव के किनारे में जाकर के एक व्यक्ति को बोलते हैं, हम लोग आपका समर्थन करते हैं, हम लोग आपके साथ में रहना चाहते हैं। तो वो क्या किया, उसके साथ में दोस्ती कर लिया। दोस्ती करने के बाद में वे लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा वीर बुद्धू भगत कहाँ रहता है जानते हो? तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। कहाँ रहता है? सीलागाई का पहाड़ में टोंगरी में रहता है। जब उनको जानकारी होती है तो उन्हीं की मदद से सीलागाई के जंगल में जाते हैं और वीर बुद्धू भगत को घेर लेते हैं। किसकी वजह से? हमारे ही लोगों की जासूसी की वजह से वीर बुद्धू भगत को क्या कर लिए? घेर लिए। घेरे कि नहीं घेरे? वैसे ही हमारे ही बस्ती में, हमारे ही गांव के नज़दीक में जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और उनकी मदद से उन लोग हमारे तक पहुंचते हैं। यानी घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं, आप लोग सुने हैं? घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का भेद को खोलने वाले व्यक्ति के कारण ही हमारा सत्यानाश हो रहा है। आज हम लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। जो दोस्त है वो आपके साथ में खड़ा होता है और जो दुश्मन है वो आपका यानी षड्यंत्र पूर्वक उनको खबर देने का काम करता है। साथियों, आज हम सभी को जागने और समझने की आवश्यकता है। ये जो भीतर घाती लोगों को हम लोगों को जानना और समझना है। आप सभी लोग संगठित होंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं और अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जोहार।